हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का ये हमारा 17वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम खनिज और खनिज संसाधन से संबंधित बचे हुए टॉपिक्स, मिसलिनियस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसी क्रम में सबसे पहला एक टॉपिक है खनिज के बारे में। जिलों के रैंकिंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा जिला किसी विशेष खनिज के मामले में किस रैंक पर रहा है। जैसे कि किसी ज़िले का नाम दे देगा और किसी खनिज का नाम दे देगा और पूछेगा कि टॉप 3 या बॉटम 3 जिलों के नाम बताइए। अब ये जो सारे डेटा हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे कि पैटर्न मैंने देखा है तो उसके हिसाब से सिर्फ ये बताया गया है कि इस प्रकार के जो पैटर्न हैं उसके आंसर आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो जनरली ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको इंडस्ट्री और जो रिसेंट इंडस्ट्रियल जितने भी डेटा हैं, जैसे कि कोयले के बारे में हो गया या बॉक्साइट के बारे में हो गया, आयरन के बारे में हो गया, ठीक है, आपके हीरे के बारे में हो गया, वो सारे डेटा वहाँ पर एक जगह कलेक्ट रहेंगे, जहाँ पे जिलों का भी क्रम दिया रहेगा कि इस विशेष अयस्क के लिए या विशेष खनिज के लिए टॉप 3 जिले कौन से हैं और बॉटम 3 जिले कौन से हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि कुछ प्रश्न मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक प्रश्न पूछा है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। अब इसका आंसर है आपका कोंडागांव। किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो गिवन ऑप्शन के हिसाब से हमारा कोंडागांव करेक्ट है। अदरवाइज हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला बेल्ट है, ठीक है, जशपुर सामरी पाट प्रदेश वाला, वहाँ पर जनरली बॉक्साइट के भंडार प्राप्त होते हैं। ठीक, इसके अलावा अगला प्रश्न है इनमें से किस जिले में सोना और क्वार्टजाइट मिले हैं। तो जनरली ऐसे प्रश्न जो है वो करंट अफेयर पर बेस्ड होते हैं। करंट अफेयर में उस समय ये मुद्दा रहा होगा, इसलिए यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया है। हालांकि इसका आंसर है आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं और भले ही उनका एक्सट्रैक्शन करना अभी वायबल हो या ना हो, लेकिन उसके कुछ भंडार यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है किस जिले में हीरा पाया जाता है। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ गरियाबंद और बस्तर क्षेत्र में हीरा पाया जाता है। ठीक, इसके बाद में ये जितने भी जिले टॉप 3 बॉटम 3 के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं जिनमें ये पूछा गया है कि सबसे प्रथम जिला कौन सा है या टॉप मोस्ट जिला कौन सा है किसी विशेष खनिज के बारे में। अगला प्रश्न है, अगला पैटर्न का एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें किसी विशेष जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया गया है दंतेवाड़ा में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। तो यहाँ पर लोहा भी है, टिन भी है, कोरंडम भी है। इस प्रकार से विभिन्न खनिज यहाँ पर अकेले दंतेवाड़ा में पाए जाते हैं। उसी प्रकार से हो सकता है कि कोरबा में कोयले के अलावा और कुछ भी प्राप्त होता हो। उसी प्रकार आपके बस्तर जिले में और कुछ चीज़ प्राप्त होती हो, एक से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर प्राप्त होती हो। तो ऐसे प्रश्नों के बारे में भी हमको ध्यान रखना है कि विशेष ज़िले में कौन कौन सी चीज़ें उस एरिया की लोकेशन के हिसाब से या वहाँ पर जिस प्रकार के शैल समूह है उसके हिसाब से वहाँ पर क्या क्या पाया जा सकता है, इस चीज़ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगला एक टॉपिक है जिला खनिज संस्थान न्यास के बारे में। जिला खनिज संस्थान न्यास ये एक ऐसी संस्था है, ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो कि वर्ष 2015 में इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जिस जगह पे खनिज का उत्खनन हो रहा है उस एरिया के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर मूलभूत सुविधा है उसको डेवलप करना और वहाँ पे जो लोकल लोग रह रहे हैं उनको भी उस इंडस्ट्री का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए एक फंड स्थापित किया गया है, इसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, और इसका जो पैसा है डीएमएफ अकाउंट में जमा होता है। और इस डीएमएफ अकाउंट में पैसा जमा होने के मामले में छत्तीसगढ़ जो है वो सेकंड पोजीशन पर है। सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो उड़ीसा में जमा होता है डीएमएफ फंड का। ठीक, और इन पैसों का उपयोग किया जाता है वहाँ की लोकल जनता या ट्राइबल पॉपुलेशन के बेटरमेंट के लिए, उनके विकासात्मक कार्यों के लिए। ठीक है, तो इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों की हम चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है कि कोरंडम किस जिले में पाया जाता है। तो कोरंडम जो है वो बीजापुर में पाया जाता है। सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है। सर्वाधिक तांबा बीजापुर में पाया जाता है। हालांकि मैंने आपसे चर्चा किया था कि छत्तीसगढ़ तांबे के लिए कोई विशेष राज्य नहीं। हमारे यहाँ तांबा जो है वो गौण खनिज के रूप में पाया जाता है। तांबे के लिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपका
मध्य प्रदेश मलाजखंड वाला एरिया और राजस्थान का खेतड़ी वाला एरिया ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला लौह अयस्क से संबंधित है? तो हमारा जो बालोद है, रावघाट वाला क्षेत्र, वहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गोल्ड फ्लोराइड कहाँ पर पाया जाता है? तो गोल्ड फ्लोराइड यहाँ महासमुंद जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोरंडम खनिज का भंडार कहाँ पर है? तो हमारे यहाँ दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन जिलों में कोरंडम खनिज का भंडार है। ठीक, इसके अलावा लौह अयस्क के भंडार निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है? किस जिले में नहीं है मतलब कहाँ कहाँ पे है, बस ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, या एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे पाए जाने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ लौह अयस्क के भंडार जो है वो बस्तर में पाए जाते हैं, कांकेर में है, दंतेवाड़ा में है, धमतरी में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए हमारे यहाँ प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो दंतेवाड़ा है, कांकेर है, बालोद है, कवर्धा है, राजनांदगांव, नारायणपुर, महासमुंद और गरियाबंद। ठीक, ये प्रमुख एरिया है जहाँ पे आपके लौह अयस्क के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला है, किस जिले में कोयले का निक्षेप प्राप्त नहीं होता है? तो कहाँ कहाँ पे प्राप्त होता है ये देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ कोयला आपको नॉर्दर्न बेल्ट में देखने को मिलेगा, जैसे कि कोरिया हो गया, कोरबा हो गया, रायगढ़ हो गया, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है बस्तर। तो बस्तर में हमारे यहाँ कोयला प्राप्त नहीं होता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि किस जिले में सबसे अधिक ताम्र अयस्क प्राप्त होता है? तो वैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ तांबे के लिए ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन बीजापुर में ही सबसे ज़्यादा तांबा प्राप्त होता है। अगर छत्तीसगढ़ के हिसाब से बात करें तो तांबे के लिए टॉप 3 जिलों में सबसे पहला आएगा आपका बीजापुर। ठीक, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, दंतेवाड़ा जिले में इनमें से कौन सा खनिज नहीं है या नहीं पाया जाता है? तो बॉक्साइट दंतेवाड़ा में नहीं पाया जाता है। ये वाला जो पैटर्न मैंने आपसे डिस्कस किया था कि विभिन्न जिले और वहाँ पाए जाने वाले खनिज याद रखना है। तो दंतेवाड़ा जनरली लोहा, टिन और कोरंडम के लिए फेमस है, यहाँ पर बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। अगला पैटर्न है कि कौन सा जिला और कौन सा खनिज सही सुमेलित है, इसको पहचानना है। तो कोरिया जो है कोयले के लिए फेमस है, ये तो ठीक है। अगला है, रायपुर जो है हीरे के लिए फेमस है। एक्चुअली में रायपुर एग्जैक्टली हीरे के लिए फेमस नहीं है, लेकिन रायपुर और गरियाबंद जिस समय एक साथ जुड़ा हुआ था, उस समय जो गरियाबंद जिला था वो रायपुर के अंदर ही आता था, तो उसको हम रायपुर जिला कह देते थे। तो उस समय के हिसाब से ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था, 2008 का ये प्रश्न है। ठीक, तो उस समय के हिसाब से रायपुर में हीरा पाया जाता था, लेकिन अब पूछा जाए कि रायपुर में हीरा पाया जाता है क्या, तो ऐसा नहीं है, अब सिर्फ गरियाबंद जिले में और बस्तर जिले में पाया जाता है। अगला है दंतेवाड़ा, यहाँ पर लौह अयस्क, तो बिल्कुल लौह अयस्क दंतेवाड़ा में पाया जाता है। सरगुजा में सोना पाया जाता है क्या? तो सरगुजा में सोना नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रायपुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो रायपुर जिले में आपका चूना पत्थर ज़्यादा पाया जाता है। रायपुर और जो बलौदाबाजार वाला बेल्ट हो गया, यहाँ पर चूना पत्थर बहुतायत में पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रीज, बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रीज यहाँ पर स्थापित की गई हैं। ठीक, तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इस खनिज वाले टॉपिक पे पूछे गए हैं, जिसमें से एक टॉपिक जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे से कंप्लीट करना है, और वो है टॉप 3 जिले और बॉटम 3 जिले। ठीक है, किसी विशेष खनिज के लिए टॉप 3 जिले कौन कौन से हैं, बॉटम 3 जिले कौन कौन से हैं, ये चीज़ हमको इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट करना है। अगला है डीएमएफ के बारे में, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के बारे में। यहाँ पे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इसको देखिएगा। पूछा गया है कि डीएमएफ के बारे में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है? तो हमारे यहाँ लगभग सभी जिलों में 28 जिलों के हिसाब से प्रश्न पूछा गया था, और उस समय सभी 28 जिलों में खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में व्यय करने की प्राथमिकता की मापदंड में किसे शामिल नहीं किया गया है? मतलब ये जो डीएमएफ है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, इसमें से खर्च करने के लिए कौन से एरिया को हमने अभी शामिल नहीं किया है प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में? ठीक, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल या पुनर्वास। पुनर्वास मतलब रिहेबिलिटेशन। तो हमारे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं, प्राथमिक मापदंड है,
जो प्राथमिकता वाले एरिया है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल ये सब शामिल था। पुनर्वास वहाँ पर शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कितने राज्यों में खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है? तो मैंने बताया कि लगभग सभी जिलों में इसका गठन किया जा चुका है, और जब ये प्रश्न पूछा गया था तब 28 जिले थे, तो 28 के सभी 28 जिलों में गठन किया जा चुका था। फिर पूछा है कि जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 इस राज्य में किस तिथि से लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था हमारा 12 जनवरी से। 12 जनवरी से इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर डेट और ईयर महत्वपूर्ण है। खनिज संस्थान न्यास 12 जनवरी 2015 से लागू है। अगला है, एक विशेष तिथि दे दिया है कि 2018 तक जिला खनिज संस्थान न्यास कोष से लाभ प्राप्त करने वाले कितने गांव को आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है? तो उस समय के हिसाब से 56 गांव थे। अभी हम आदर्श ग्राम के अंदर कॉन्सेप्ट देखें कि आदर्श ग्राम का मतलब क्या होता है। तो कितने आदर्श ग्राम बनाए गए हैं इसकी एग्जैक्ट फिगर अभी यहाँ पे रिलीज नहीं की गई है। ठीक है, उसके बाद में अगला एक टॉपिक है औद्योगिक पार्क के बारे में। औद्योगिक पार्क के बारे में पहला प्रश्न पूछा गया है CSIDC के बारे में। अब ये CSIDC क्या है? CSIDC जो है वो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाली एक संस्था है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम। इसकी स्थापना की गई है 7 अप्रैल 2001 को। इसका जो हेड ऑफिस है वो दुर्ग में है और कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो रायपुर में है। दोनों के बारे में अलग अलग प्रश्न पूछा गया है, हेड ऑफिस दुर्ग में और कॉर्पोरेट ऑफिस रायपुर में। ठीक, अब इसमें कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में साइंस पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? सुकमा में। मेगा फूड पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? बागौद में। एग्रो एक्सपोर्ट जोन कहाँ पे स्थापित किया गया है? सिलतरा रायपुर में। फूड पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? धमतरी में। और इसी तरीके से अलग अलग पार्क के बारे में प्रश्न पूछा गया है। कोई अलग अलग इंडस्ट्री से संबंधित अलग अलग एरिया को अगर सरकार ने पार्क के रूप में घोषित किया है, उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो इनको हमें ध्यान रखना है। जो भी नए पार्क के बारे में एग्ज़ाम अगर करंट अफेयर में दिया गया हो तो उनको एक बार उस लिस्ट को अपडेट कर लेना है अपने नोट्स में। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3-4 नाम लिखे हैं, आप चाहें तो इनमें से कुछ और को भी याद रख सकते हैं। जैसे कि एक है बायोटेक या जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये है हमारा अंबिकापुर में, बायोटेक पार्क अंबिकापुर में। अगला है एल्युमिनियम पार्क, एल्युमिनियम पार्क है दोदरो ग्राम कोरबा में। ट्रैफिक पार्क है लगरा ग्राम बिलासपुर में। अपैरल पार्क है भनपुरी रायपुर में। अपैरल मतलब वस्त्र। अपैरल पार्क है भनपुरी रायपुर में। मेटल पार्क है रावा भाटा में, मेटल पार्क रावा भाटा। आईटी पार्क है नवा रायपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, इसको डिस्कस मैं कर चुका हूँ, नया रायपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क नया रायपुर में है। प्लास्टिक पार्क तिल्दा रायपुर में। हर्बल पार्क बगौद, हर्बल पार्क बगौद में। फूड पार्क ये है आपका 2-3 जगहों पे है, इसका एक नाम मैंने लिखा था। फूड पार्क एक तो धमतरी में है और एक मेगा फूड पार्क नाम से बगौद में है। इसके अलावा एक फूड पार्क बुरई दुर्ग में स्थापित किया गया है और साथ ही एक है आपका टेढ़ेसरा राजनांदगांव में। ठीक है, उसके अलावा मेगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया गया है बगौद धमतरी में। इसके अलावा सरोरा और बेमता रायपुर में फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित किया गया है। साइंस पार्क सुकमा में। एग्रो पार्क जगदलपुर में। एग्रो पार्क एक तो है एग्रो एक्सपोर्ट पार्क है, ये सिलतरा में है, और एग्रो पार्क है हमारा जगदलपुर में। अगला है ऊर्जा पार्क रायपुर में। इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भिलाई। और स्नेक या सांप पार्क है तपकरा, सांप पार्क तपकरा। डियर पार्क है कोटमसर बस्तर में।
अगला है किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में, और अगला है लॉजिस्टिक पार्क रायपुर में। ठीक है, ये सभी जो है वो मिसलिनियस आपके वन लाइनर फैक्ट्स है जो कि औद्योगिक पार्क के अंतर्गत आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, और ये करंट में हमेशा अपडेट होते रहते हैं। अगर कोई नया पार्क स्थापित किया गया है सरकार के द्वारा तो इसको इस लिस्ट में अपडेट कर लेना है। ठीक है, अब मैं कुछ प्रश्न आपसे डिस्कस करता हूँ, आप ट्राई करेंगे इसको अटेम्प्ट करने का। प्रश्न पूछा है साइंस पार्क कहाँ पे स्थित है। साइंस पार्क हमने देखा सुकमा में है। फिर एक प्रश्न पूछा है मेगा फूड पार्क कहाँ पे है। मेगा फूड पार्क है ग्राम बगौद में। अगला है साइंस पार्क कहाँ पर है। साइंस पार्क है आपका अच्छा, इसमें नाम दिया गया है माना। माना साइंस पार्क कहाँ पर है। माना तो हमने देखा है कि रायपुर में है, नया रायपुर में। तो माना साइंस पार्क ये आपका रायपुर वाला है। एग्रो एक्सपोर्ट जोन या एग्रो एक्सपोर्ट पार्क ये है सिलतरा रायपुर में। फूड पार्क धमतरी में। और इसके अलावा मेगा फूड पार्क बगौद में। ठीक, इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है आपका जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के बारे में। ये है आपका नया रायपुर में। याद रखिएगा, रायपुर और नया रायपुर में अगर पूछा जाए तो नया रायपुर में इसको स्थापित किया गया है। उसके बाद में है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ विकसित किया जा रहा है। राजनांदगांव में। ये जो SEZ है वो सोलर स्पेसिफिक है। सोलर से संबंधित, सौर ऊर्जा से संबंधित SEZ स्थापित किया गया है कहाँ पे। राजनांदगांव में। राजनांदगांव में सौर ऊर्जा से संबंधित स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया गया है आपका राजनांदगांव में। अगला है इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित है। तो हमारा राजनांदगांव जो है वो विशेष आर्थिक क्षेत्र के तौर पे अधिसूचित है। अगला है नवा रायपुर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल पर कौन सी पार्क की व्यवस्था की कौन से पार्क की स्थापना नहीं की जा सकती है। इसका करेक्ट आंसर था लघु वनोपज आधारित औद्योगिक पार्क। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्राइबल लिस्ट में आता है, ट्राइबल लोगों से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको हम कमर्शियल पर्पस पे या बड़े स्केल पर इसको शुरू नहीं कर सकते हैं। इनका बेनिफिट, क्योंकि सरकार कोशिश करती है कि इनका बेनिफिट जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन जो उससे जिनको उस लाभ की ज़्यादा आवश्यकता है उन्हीं को ही इन चीज़ों का एक्सेस अभी दिया गया है। ठीक है, इसको कमर्शियल पर्पस पे या बड़े स्केल पर इसको किसी दूसरे या थर्ड पार्टी को नहीं दिया गया है। इसके अलावा एक है मेटल पार्क। मेटल पार्क बताइएगा कहाँ पे है। इसके अलावा इंजीनियरिंग पार्क मैंने बता दिया, फूड पार्क मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क। यही सारे प्रश्न जो है वो बार बार घूम फिर के शब्दों में हेर फेर करके बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक, इसके बाद में हम देखते हैं एक नया टॉपिक जहाँ से प्रश्न पूछा गया है, और वो है छत्तीसगढ़ में अलग अलग उद्योगों के बारे में। अलग अलग समय में हमारे यहाँ बहुत सारे उद्योग विकसित हुए, जैसे कि भिलाई इस्पात संयंत्र हुआ। इसके बाद में आपका बाल्को या भारत एल्यूमिनियम कंपनी स्थापित हुआ। फिर SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसको स्थापित किया गया। ठीक, तो इस तरीके से बहुत लंबे समय के अंतराल में, मतलब आज़ादी के पहले से लेकर के आज़ादी के बाद और वर्तमान तक अलग अलग समय में इंडस्ट्रीज़ यहाँ स्थापित होती रही हैं। उन्हीं सभी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा है, स्थापना वर्ष या स्थापना स्थान, कहाँ पे किस जगह पे इसको स्थापना किया गया था। ठीक है, तो विषय जो बड़े उद्योग हैं उनके स्थापना वर्ष और स्थान के बारे में पता होना चाहिए। फिर जो प्रमुख उद्योग हैं जैसे कि BSP हो गया, तो BSP के बारे में ही 50 फैक्ट हैं, अब उनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो प्रमुख उद्योग हैं उनकी स्थापना वर्ष, उनका स्थान, उनका जिला पता होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रमुख उद्योग हैं, 4-5 जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके बारे में कम से कम 5-10 स्पेशल फैक्ट्स हमको पता होने चाहिए। तो प्रश्न यहाँ पे कैसे पूछे गए हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन से उद्योगों की स्थापना एक समय या दूसरे समय में हुई है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए था कि
कौन कौन से जो उद्योग हैं उनकी स्थापना का वर्ष क्या है। जैसे कि बीएसपी, बीएसपी के बारे में आपको पता है कि इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, 1955-56 में इसको स्थापित किया गया था। इसके अलावा बाल्को, बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, बाल्को की स्थापना हुई है 1965। एक है रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप, वैगन रिपेयर शॉप, इसी को हम WRS के नाम से जानते हैं। WRS कॉलोनी जो हमने रायपुर में सुना है उसको, उसका फुल फॉर्म है वैगन रिपेयर शॉप कॉलोनी, उसी को ही WRS कॉलोनी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और जैसा इसके नाम से समझ में आ रहा है, ट्रेनों के जो वैगन हैं उनको रिपेयर करने के लिए जो एरिया है उसी को ही वैगन रिपेयर शॉप कहा जाता है। 1966 में इसको स्थापित किया गया। और है एक SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे जो बड़े उद्योग हैं उनकी स्थापना का वर्ष और स्थान याद रखना है हमको। ठीक है, जैसे कि इतिहास में एक पढ़ते हैं हम बंगाल नागपुर कॉटन मिल के बारे में, BNC, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसको CP मिल के नाम से शुरू किया गया था 1892 में, 1892 में। ठीक, इसके अलावा एक हमारा सीमेंट फैक्ट्री है जो सबसे पहले स्थापित हुआ था, इसको हम कहते हैं ACC सीमेंट, ACC सीमेंट की स्थापना हुई थी 1965 में। ऐसे बहुत सारे एक एक करके आप चाहेंगे तो बहुत सारे उद्योगों का लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ और भारत के योगदान में मतलब जिनका योगदान सराहनीय है। ठीक है, छत्तीसगढ़ या भारत के विकास में इनका योगदान सराहनीय है। ऐसे बहुत सारे उद्योगों की चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता था कि आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया हो जाए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो जब भी आप अपने किसी बुक से रिवाइज करेंगे उस समय उद्योग का नाम, उसका स्थापना वर्ष और संभव हो तो किस स्थान पर उसे स्थापित किया गया है, ये 3-4 बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण कुछ प्रमुख उद्योग हैं उनकी तरफ से। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं BSP के बारे में। BSP आपको पता है कि किस चीज़ से संबंधित है। BSP जो है वो लोहा या स्टील उत्पादन से संबंधित है। प्रमुख उद्योगों की सीरीज़ में हम सबसे पहले चल रहे हैं BSP के बारे में। अब यहाँ पे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इनको थोड़ा सा ट्राई करेंगे। सबसे पहले एक प्रश्न पूछा गया है BSP की स्थापना कब हुई थी। तो मैंने बताया कि BSP की स्थापना हुई थी 1955 में। इसके बाद में स्थापना तो कर दी 55 में, लेकिन उत्पादन कब शुरू हुआ है। उत्पादन शुरू हुआ था 1959 में। 3-4 साल लगे थे इसको कंस्ट्रक्ट करने में, उसके बाद यहाँ पे उत्पादन शुरू हुआ था। फिर पूछा जाता है कि किसके सहयोग से BSP को स्थापित किया गया था। तो उस समय USSR, सोवियत संघ या रूस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। ठीक, और यहाँ पे किन किन कच्चे माल को मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ से ही लाया जाता है। तो एक तो है हमारा लौह अयस्क और एक है हमारा कोयला। इन दोनों की आवश्यकता होती है भट्टी को कंटिन्यू चलाते रहने के लिए। ठीक है, तो लौह अयस्क आता है हमारे यहाँ रावघाट से, BSP का जो लौह अयस्क है वो आता है रावघाट से, और कोयला आता है कोरबा से। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें जो है वो हाल ही के वर्षों में हो सकती हैं बदलाव आए, जैसे कि रावघाट की जगह कुछ और कोई दूसरी जगह से भी हमारे यहाँ हो सकता है लौह अयस्क इंपोर्ट किया गया हो, या कोरबा के अलावा कहीं और से कोयला इंपोर्ट किया गया हो, तो उनको हम समय समय पे अपडेट कर लेंगे। पर यही जो है वो बेसिक या मुख्य रूप से यही फैक्ट्स हैं जो कि BSP के बारे में पूछे जाते हैं। इसको कब लागू किया गया, कब प्रोडक्शन शुरू हुआ, किस देश की सहायता से इसको लागू किया गया था, और यहाँ पे कौन से क्षेत्र से कौन से रॉ मटेरियल लाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है BSP ने किस वर्ष अपना उत्पादन प्रारंभ किया था। अब यहाँ पे स्थापना नहीं पूछा है, उत्पादन पूछा है। तो 1959 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में इनमें से किस संयंत्र की स्थापना भारत और USSR के आपसी सहयोग से हुई थी। तो USSR या उस समय का जो सोवियत संघ था, जो वर्तमान रूस है, उसकी सहायता से हमने BSP को स्थापित किया था। अगला प्रश्न पूछा है BSP किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है। आंसर है हमारा सोवियत संघ। ठीक, अब यही प्रश्न जो है वो कई बार पूछा गया है। अच्छा, एक और प्रश्न है, ये जो टाइम लाइन आप देख रहे हो 1955 से लेकर के 1959 तक का, पूछा गया है कि कौन सा 5 ईयर प्लान था, कौन सी
पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, जिस समय बीएसपी को स्थापित किया गया था उस समय सेकंड 5 ईयर प्लान चल रहा था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1951 से लेकर के, फर्स्ट चल रहा था 1951 से लेकर के 56 तक, ठीक है। और सेकंड चल रहा था हमारा 1956 से लेकर के 60 तक, 61 तक ये हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये चल रहा था। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित इस राज्य में प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ पे है? तो ये जो बीएसपी है इसके नाम में ही भिलाई लगा हुआ है, तो ये जो औद्योगिक नगरी है ये भिलाई में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा है, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, इन सभी को किस 5 ईयर प्लान में स्थापित किया गया था? इन सभी की स्थापना हुई थी सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान। बोकारो स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट है, दुर्गापुर है, राउरकेला है, इन सभी को सेकंड 5 ईयर प्लान के आसपास ही स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भिलाई लौह कारखाना इस्पात कारखाना का निर्माण किस योजना के काल में हुआ था? इसे स्थापित किया गया था सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान में। अगला प्रश्न है, भारत के कुल स्टील उत्पादन का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में होता है? ठीक है, तो बीएसपी में क्या उत्पादित होता है? स्टील, और कितना उत्पादन होता है? अब ये प्रश्न है। तो उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय देश का 19% स्टील छत्तीसगढ़ से उत्पादित हो रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बीएसपी एक किस प्रकार की संस्था है? बीएसपी एक सार्वजनिक संस्था है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्या यह सार्वजनिक है या सहकारी है या निजी है या सार्वजनिक निजी संयुक्त है? इसका करेक्ट आंसर है कि यह एक सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है, यह एक सार्वजनिक उपक्रम है। अगला है, बीएसपी जो है वो किस जिले में स्थित है? तो दुर्ग जिला आएगा, उसके अंदर भिलाई शहर आ जाएगा। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र कौन सा है? तो जिंदल स्टील, जिंदल स्टील के बारे में प्रश्न पूछा गया है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र, स्पंज आयरन संयंत्र किसका है? जिंदल का। जिंदल स्टील का जो संयंत्र है एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बैलाडीला लौह परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारा जगदलपुर में। दल्ली राजरा लौह क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये आपको पता है, दल्ली राजरा जो है वो बालोद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, दल्ली राजरा लौह अयस्क क्षेत्रों का मालिक कौन है? तो क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र को यहाँ से रॉ मटेरियल प्राप्त होता है इसीलिए भिलाई ने इसको खरीद लिया था, और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो दल्ली राजरा में लौह अयस्कों का मालिक है या मालिकाना हक उन्हीं के पास में है, ठीक। ये जो औद्योगिक क्षेत्रों की हम चर्चा कर रहे थे इसमें हम बीएसपी के बारे में मुख्य बिंदुओं को देख चुके हैं। अगला हम देखने वाले हैं बाल्को के बारे में। बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 24 नवंबर 1965 को। 24 नवंबर 1965 बाल्को की स्थापना कहाँ पर हुआ है? कोरबा में। बाल्को कहाँ पे है? कोरबा में। इसे किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? इसमें हमको हेल्प प्राप्त हुआ था रूस और हंगरी का, रूस और हंगरी। और इस यहाँ पर उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1975 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो बाल्को के बारे में हमने क्या क्या देखा? इसे 1965 में स्थापित करना शुरू किया गया, 1975 में इसमें उत्पादन शुरू हुआ, कोरबा में स्थापित है और रूस तथा हंगरी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बाल्को संयंत्र में उपयोग आने वाला प्रमुख खनिज अयस्क कौन सा है? तो आपको यहाँ पे, क्योंकि बाल्को में एल्युमिनियम का उत्पादन हो रहा है, तो एल्युमिनियम उत्पादन के लिए कौन सा खनिज चाहिए होता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट यहाँ पर प्रमुख खनिज है, यहाँ पर उपयोग होने वाला प्रमुख खनिज है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंपनी ने कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 51% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो जो बाल्को है अब इसमें 51% जो शेयर है
ये किसके पास है? यह है स्टारलाइट कंपनी के पास में। स्टारलाइट नाम की कंपनी है, इनके पास बाल्को के 51% शेयर आ गए हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने बाल्को का 51% शेयर प्राप्त किया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है स्टारलाइट। स्टारलाइट कंपनी ने बाल्को का 51% से ज़्यादा शेयर प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न है, बाल्को का एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है कोरबा में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पहला एकीकृत एल्युमिनियम उद्योग और प्रथम कैप्टिव पावर प्लांट था? इसका करेक्ट आंसर है बाल्को। बाल्को जो है वो प्रथम एल्युमिनियम कंपनी था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बाल्को के बारे में भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा किया। नेक्स्ट है सीमेंट कारखाने के बारे में। जैसा स्टील या एल्युमिनियम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, उसी प्रकार से सीमेंट से संबंधित भी वही पैटर्न के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इसने उत्पादन कब प्रारंभ किया था, ऐसे ही टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सीमेंट कंपनियों के हिसाब से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में कई सारी सीमेंट कंपनियां हैं। एक है आपका एसीसी, एक है आपका अल्ट्राटेक, फिर अंबुजा सीमेंट है, बिरला सीमेंट है। जितने भी टीवी में आप ऐड देखते हो सभी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको कच्चे माल की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक रहती है और यहाँ पर उतना कंपटीशन अभी डेवलप हुआ नहीं है। ठीक है, तो जो विदेशी कंपनियां हैं वो छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए हमेशा लालायित रहती हैं। ठीक, अब यहाँ पे सीमेंट की जब बात आती है तो ध्यान रखिएगा, जिस क्षेत्र में चूना ज़्यादा प्राप्त होगा वहीं पर सीमेंट का उद्योग लगाया जाएगा। मतलब जो बलौदाबाजार रायपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पे चूना ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए उसी क्षेत्र में आपके जो सीमेंट कंपनियां हैं उन्होंने अपने फैक्ट्री स्थापित किए हैं। प्रश्न हम देखते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, ये जो प्रश्न है वो स्टेटमेंट बेस्ड है, 4 स्टेटमेंट है, उसमें से आप ट्राई करेंगे एलिमिनेट करने का। एक प्रश्न पूछा गया, पहला स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक, अब ये प्रथम सीमेंट कंपनी कौन सी थी उसको जान लेते हैं। तो फर्स्ट सीमेंट कंपनी जो थी, फर्स्ट कंपनी सीमेंट उत्पादन के लिए वो थी हमारी एसीसी। एसीसी सीमेंट जो है वो पहला कंपनी था छत्तीसगढ़ में उत्पादन करने वाला। 1965 में इसको शुरू किया गया था और इसका लोकेशन पूछा जाए तो जामुल दुर्ग जिले में। दुर्ग जिले का जो जामुल क्षेत्र है वहाँ पर 1965 में एसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक, जो प्रश्न है उसको सुनिएगा। प्रश्न में पहला स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में हुई थी। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, 1965 में ही हुआ है। अगला स्टेटमेंट है, वैगन रिपेयर शॉप का निर्माण 1966 में हुआ है। वैगन रिपेयर शॉप का निर्माण 1966 में हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। 1966 में WRS को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, अगला स्टेटमेंट है, एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र कोरबा एवं बिलासपुर जिले में है। ठीक है, एनटीपीसी के जो विद्युत संयंत्र है कोरबा एवं बिलासपुर जिले में है क्या? तो ये बिल्कुल ठीक है। जो एनटीपीसी का जो एरिया है, जो सीपत वाला एरिया है, वो बिलासपुर के आसपास ही पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, बाल्को की स्थापना 1975 में की गई थी। एक्चुअली में बाल्को की स्थापना 1975 में नहीं की गई थी, 65 में की गई थी। 75 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था, इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन सुन के समझ के ये पता चल रहा होगा कि किस लेवल का डेप्थ कई कई टॉपिक पर पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख सीमेंट कारखाने कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे मैं सीधे आपसे जितने प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ। एक तो है हमारा एसीसी सीमेंट हो गया। एक है नभुको, नुबुको, ये सीमेंट कारखाना जो है वो चांपा में स्थापित किया गया था 1983 में। उसके बाद में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की स्थापना हुई है बलौदाबाजार में। फिर है एक ग्रासिम सीमेंट। एक नाम हमने सुना है अंबुजा सीमेंट।
ठीक, अंबुजा सीमेंट स्थापित हुआ था आपका सोनाडी बलौदा बाजार में 1987 में। और एक नाम हमने सुना है बिरला सीमेंट, 1974 में स्थापित हुआ था बैकुंठ रायपुर में। ठीक, तो ये जो सभी सीमेंट कंपनी हैं अलग अलग समय पे छत्तीसगढ़ में स्थापित हुई हैं, कार्यरत हैं। ठीक है, लास्ट में हमने देखा था बिरला सीमेंट के बारे में। और एक और महत्वपूर्ण सीमेंट कंपनी है, इसका नाम है लाफार्ज। ये जो सीमेंट कंपनी है यह बलौदा बाजार विकास खंड में स्थापित हुआ है। ठीक है, तो कई बार आपको जिले के नाम से प्रश्न पूछा है, कई बार विकास खंड के नाम से प्रश्न पूछा है। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्नों का प्रवृत्ति या प्रश्नों का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल वैसा ही है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डेटा में। अगर कोई करंट डेटा है उसको बस यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक, अगला प्रश्न है जामुल सीमेंट वर्क्स कहाँ स्थित है? यह दुर्ग जिले में स्थित है। जामुल सीमेंट वर्क्स दुर्ग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की पहली सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है? तो ये जो जामुल में हमने एसीसी के बारे में देखा था, यह पहली कंपनी है छत्तीसगढ़ में सीमेंट के उत्पादन से संबंधित। ठीक, अगला प्रश्न जो हम देखने वाले हैं इसका यहाँ पे पूछा गया है कि मोदी सीमेंट लिमिटेड छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो मोदी सीमेंट लिमिटेड यह रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, ये 2019 का ही प्रश्न था, तो जो करंट अफेयर टाइप का ही प्रश्न था, उस समय इस सीमेंट कंपनी को स्थापित ही किया गया था, इसीलिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है बिरला सेंचुरी मिल इनमें से किस जिले में स्थित है? तो यह रायपुर में स्थित है। बिरला सीमेंट का जो कंपनी है वो फैक्ट्री है वो रायपुर में स्थित है। ठीक है, तो जो सीमेंट वाला टॉपिक है यहाँ पे लगभग इसी प्रकार के ही प्रश्न पूछे गए हैं। एक लेवल और डिफिकल्ट अगर जाएंगे तो वहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया है, संभवतः हमें भविष्य में अब ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि बलौदा बाजार में कुल कितने सीमेंट उद्योग हैं? ठीक, तो बलौदा बाजार में वैसे 6 सीमेंट उद्योग हैं, लेकिन ये ऐसे फैक्ट्स जो है वो आपको परेशान करने के लिए पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के पहले तक ये आंसर किसी को पता नहीं होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद सभी को ये आंसर पता चल जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में किसी का तुक्का लग गया तो लग गया, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है, ये जो फेमस क्वेश्चन नहीं रहा है और किसी ने नहीं पढ़ा है, उसके बाद तो सिर्फ तुक्के पे ही बात आ जाती है। तो जो बलौदा बाजार में 6 सीमेंट उद्योग हैं ये कौन कौन से हैं? तो वहाँ पे सबसे पहला है नुबुको, एक है अल्ट्राटेक, एक है ग्रासिम, अंबुजा, एक है इमामी और एक है श्री सीमेंट। ठीक है, जो ऊपर हमने 4-5 नाम देखे हैं वो सभी यहाँ पर हैं। इसके अलावा एक है आपका इमामी सीमेंट, एक है श्री सीमेंट। ये सभी सीमेंट कंपनियाँ बलौदा बाजार में कार्यरत हैं। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न मैंने आपसे डिस्कस किया था कि उस एरिया में आपका चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चूना पत्थर के साथ साथ जो भी रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई उसी आसपास क्षेत्र से हो जाती है। ठीक है, कोयला की आपूर्ति वहीं पे कोरबा वगैरह से हो जाती है, इसीलिए उस क्षेत्र में सीमेंट कंपनी स्थापित करने के लिए बिल्कुल सूटेबल कंडीशंस विद्यमान हैं। ठीक है, उद्योगों से ही संबंधित कुछ और छोटे छोटे टॉपिक जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया है हमारा कृषि आधारित उद्योगों के बारे में। कृषि आधारित उद्योग, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। जब हम कृषि या एग्रीकल्चर और टॉपिक पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने कृषि आधारित उद्योगों के बारे में हमने देखा हुआ है। जैसे कि हमने चर्चा किया है कि कौन कौन से शक्कर कारखाने लगाए गए हैं। ठीक है, तो कृषि आधारित उद्योगों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शक्कर कारखाने के बारे में। शक्कर कारखाना कौन कौन सा है छत्तीसगढ़ में? तो हमारे यहाँ आप अभी वर्तमान की कंडीशन में कह सकते हो कि 4 आपके शक्कर कारखाने कार्यरत हैं, भोरमदेव, महामाया, दंतेश्वरी और सरदार पटेल। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हैं? तो इनमें से 2 ठो कवर्धा में है, एक सूरजपुर में है और एक बालोद में है। ठीक, महामाया सूरजपुर में है, दंतेश्वरी बालोद में है और भोरमदेव तथा सरदार पटेल ये दोनों कवर्धा में स्थापित किए गए हैं। ठीक, यही प्रश्न जो है वो शक्कर कारखाने के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अगला एक क्वेश्चन है कि केरता किस उद्योग के लिए जाना जाता है?
केरता जो है वो चीनी उद्योग के लिए जाना जाता है। जो महामाया शक्कर कारखाना है सूरजपुर में, वो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो केरता नामक जगह पर है, इसीलिए पूछा गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखाने की कितनी इकाइयाँ कार्यरत हैं? तो हमने देखा अभी मुख्य रूप से 4 जो है वो कार्यरत हैं, इसके अलावा एक और प्रपोज्ड हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसे स्थापित किया गया था कवर्धा में। कवर्धा में जो भोरमदेव शक्कर कारखाना है, यही हमारा फर्स्ट शक्कर कारखाना था। फर्स्ट कौन सा था? भोरमदेव। भोरमदेव कहाँ पे है? कवर्धा में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना स्थापित किया जा रहा है, जो भविष्य में स्थापित किया जाएगा, अभी जो प्रपोज्ड है इसके बारे में पूछा गया है। तो कहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा? इसको स्थापित किया जा रहा है रामहेपुर, करकाभाट और केरता में। रामहेपुर, करकाभाट और केरता में। अगला प्रश्न है, 4 चीनी के कारखानों की स्थापना कहाँ की गई है? तो 4 चीनी के कारखानों की स्थापना की गई है अलग अलग जगहों पे। 2 कवर्धा में है, एक सूरजपुर में है और एक आपका बालोद में है। ठीक, और इसमें जो सबसे लेटेस्ट है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसे स्थापित किया गया है जो सबसे लेटेस्ट है, 4th नंबर पे जो है, इसको स्थापित किया गया है पंडरिया में। पंडरिया कहाँ पे है? कवर्धा में। पहला भी कवर्धा था और अभी जो सबसे लेटेस्ट है वो भी कवर्धा में है। ठीक है, तो ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं इनको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, गन्ने के लिए कौन सा वैल्यू जारी किया जाता है सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा FRP फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जारी किया जाता है गन्ने के लिए। अगला प्रश्न है एथेनॉल प्लांट के बारे में। हमारा जो फर्स्ट एथेनॉल प्लांट था कहाँ पर स्थापित किया गया था? फर्स्ट एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है कवर्धा में। भोरमदेव शक्कर कारखाना में ही आपका एथेनॉल प्लांट कार्यरत है। ठीक है, PPP मॉडल के आधार पर यहाँ पे एथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है जूट मिल के बारे में। ठीक, कृषि आधारित उद्योगों में अगला एक प्रमुख टॉपिक है जूट। जूट के बारे में प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहला जूट उद्योग कौन सा था? इसका नाम है मोहन जूट मिल। मोहन जूट मिल 1935। मोहन जूट मिल यह कहाँ पर है? रायगढ़ में। रायगढ़ में इसको स्थापित किया गया था। रायगढ़ में 1935 में स्थापित किया गया था और ये जो है वो प्रदेश का पहला तथा एकमात्र जूट मिल था जो कि वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसको दोबारा शुरू करने का प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा अभी भी किया जा रहा है। मोहन जूट मिल राज्य का पहला और एकमात्र जूट मिल था जो कि 1935 में स्थापित किया गया था। ठीक, इस प्रकार कृषि से संबंधित इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में अलग अलग समय शब्दों को बदल करके पूछा गया है। इसके अलावा कृषि आधारित उद्योगों के अलावा एक और है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग, तो इसके बारे में भी मैं वनों से संबंधित जब बातें चर्चा में थी उस समय हमने इनकी चर्चा भी कर लिया है। उसी को ही फिर से यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। जैसे कि एक पूछा गया है वहाँ पे, वैसे हमने इनको फॉरेस्ट को एक अलग डिफरेंट वे में प्रश्न पूछा गया था। इस टॉपिक में उद्योगों के संदर्भ में फॉरेस्ट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन के फोकस में उद्योग रहेंगे, लेकिन फॉरेस्ट जो है वो किसी उद्योग में कैसे हेल्प कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। जैसे कि एक प्रश्न पूछा है कि माचिस का कारखाना कहाँ पर है, तो उस समय हमको ये पूछा जा रहा था कि फला जंगल कहाँ पे है, फला पेड़ पौधे के लिए पर्याप्त जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉरेस्ट वाला जो टॉपिक था वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें नेचर को ध्यान में रखा जा रहा था, अभी इकोनॉमी को ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक, तो वन आधारित उद्योगों में एक प्रश्न पूछा गया है कि माचिस बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है, तो माचिस कारखाना है बिलासपुर में। अगला है
दिया सलाई बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सेमल वृक्ष की लकड़ी से माचिस की तीली बनाई जाती है। माचिस की तीली बनाने के लिए सेमल वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कत्था संयंत्र किस जिले में स्थित है? कत्था संयंत्र छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। वन आधारित उद्योगों में अगर देखा जाए तो कत्था संयंत्र सरगुजा। कत्था किस में यूज होता है? पान में। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है? तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि रेशम उद्योग कहाँ कहाँ पे है। तो रेशम उद्योग हमारे यहाँ रेशम उद्योग कहाँ कहाँ पे है? सबसे पहले है रायगढ़, बस्तर, जांजगीर चांपा, शक्ति और बिलासपुर। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर रेशम से संबंधित उद्योग जो है वो फल फूल रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कोसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? कोसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है मतलब वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रेशम का उत्पादन भी नहीं होता है। ऑप्शन में दिया गया है जांजगीर चांपा और रायगढ़। अब इन जगहों पे रेशम का उत्पादन होता है तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर कोसा का उत्पादन भी ज़रूर होता होगा। ठीक है। अब कोसा का उत्पादन होता है तो यहाँ रेशम का उत्पादन हो रहा है। और ऑप्शन में एक रायपुर भी दिया गया है। तो रायपुर में हमने कभी पढ़ा नहीं है कि वहाँ रेशम के कीड़े उत्पादन करते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो रायपुर को छोड़ करके जो बाकी के क्षेत्र हैं वो कोसा उत्पादक क्षेत्र हैं और रायपुर जो है वो इनमें शामिल नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मध्य भारत में पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो हमारा जो पेपर मिल है वो जांजगीर चांपा में स्थित है। पेपर मिल कहाँ पे है? जांजगीर चांपा में। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उद्योगों के बारे में, ये जो प्रश्न हैं ये थोड़े से मिसलेनियस टाइप के प्रश्न हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा इनको लेकर के बहुत ज़्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका जो फॉरेस्ट का जो नेचुरल एस्पेक्ट है, जो प्राकृतिक संदर्भ है, उसको ध्यान में रख करके ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के ट्रेंड को देख करके एनालाइज किया है। बाकी आप चाहें तो इनको किसी अच्छी किताब से और किसी ऑथेंटिक सोर्स से सारे डेटा को वेरीफाई करके और उनको मेमोराइज करने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम जितना कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़े हैं अपनी किताबों से या किसी कोचिंग से, उतनी चीज़ों को हम रिवाइज करके चलेंगे एग्ज़ाम में तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। थैंक यू।